हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है यहाँ पर उत्तराखंड वन आंदोलन व वन्य जीव से रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। शुरुआत कर रहे हैं हम राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अकॉर्डिंग देश के कुल क्षेत्रफल के 33% पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% और मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भाग पर वन होना आवश्यक है। भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की 18वीं द्विवार्षिक रिपोर्ट 21 दिसंबर 2024 को जारी की गई है, जिसके अनुसार राज्य में वन विभागाधीन वन की स्थिति निम्न है। 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल क्षेत्रफल के 45.44% यानी कि आपका 24,305.13 वर्ग किलोमीटर पर वन विभागाधीन वनाच्छादन था, जबकि 18वीं रिपोर्ट के अनुसार 45.44% भाग पर 24,303.83 वर्ग किलोमीटर पर वनाच्छादन है। तो ये आपके लिए डाटा जो है ना, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इस प्रकार 18वीं रिपोर्ट के अनुसार वन विभाग के कुल वनाच्छादन में 1.30 वर्ग किलोमीटर की कमी हुई है। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार वन विभागाधीन राज्य के कुल वन क्षेत्र 24,303.83 वर्ग में से 9.85% 5,266.58 वर्ग किलोमीटर अति सघन वन, 23.40% 12,517.63 वर्ग किलोमीटर पर मध्यम सघन वन, 12.19% 6,519.62 वर्ग किलोमीटर खुले वन व 0.77% यानी कि 412.88 वर्ग किलोमीटर पर झाड़ीदार वन है। तो ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं कि कितने परसेंट पे अति सघन वन है, कितने पर मध्यम सघन वन है, कितने पर झाड़ीदार वन है और कितने पर खुले वन है 18वीं वन रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, मतलब क्या बन सकता है 18वीं वन रिपोर्ट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम्स में बनने के चांस हैं। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्रफल, तो सबसे ज़्यादा पौड़ी 3360.55 वर्ग किलोमीटर में है और सबसे कम उधम सिंह नगर 494.17 आपके क्या हैं यहाँ पर वर्ग किलोमीटर में वन है। तो ये 18वीं रिपोर्ट है। वो 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम 1% वो ऊपर वर्ग किलोमीटर में है, लेकिन परसेंटेज वाइज सबसे ज़्यादा चंपावत में 69.6% और सबसे कम उधम सिंह नगर में 19.44% है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चारों के चारों क्वेश्चन। रिकॉर्डेड वन क्षेत्र 18वीं वन रिपोर्ट, वन स्थिति रिपोर्ट 2023 में आई है और हर 2 साल में ये जारी होती है। अब 23-24 है ना, 23-24 25-26 में आएगी, है ना। अगला है यहाँ पर शीर्ष 4 वनावरण क्षेत्रफल वाले जिले: पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली। PUNC पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी या इसको UT कर लो, एंड नैनीताल NC फॉर चमोली, ठीक है, CM। तो ये आपके क्या हैं, शीर्ष 4 वनावरण वाले आपके जिले हैं। अब यहाँ पर आप पूरा जिलेवार दृष्टिकोण एक दृष्टि में देख सकते हैं कि उत्तरकाशी में कितना क्षेत्रफल है और चमोली का टोटल देखो। वैसे एरिया वाइज हमारा टोटल चमोली सबसे बड़ा जिला है, उसके बाद उत्तरकाशी आता है ना। लेकिन वन क्षेत्रफल जिलेवार कितना प्रतिशत कहाँ पर है, उत्तरकाशी में देख सकते हैं 37.72% है और यहाँ का वर्ग किलोमीटर में 3023.86 वर्ग किलोमीटर में आपके वन पाए जाते हैं। ये पूरा आप यहाँ पर डेटा देख सकते हैं, है ना। ये क्या है, पूरा का पूरा डेटा आप देख सकते हैं वर्ग किलोमीटर में भी और ओवरऑल में भी। तो ये आपकी रिपोर्ट है, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, रुकिएगा।
ठीक है, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं ऐसे करके। तो ये देखो, ये है उत्तरकाशी में आपका 3023.86 यानी कि आपका 37.72% है। उस चमोली में 2641.30 वर्ग किलोमीटर यानी कि 32.89% है। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर परसेंटेज में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका रुद्रप्रयाग देख सकते हैं, हरिद्वार आप देख सकते हैं, और आपका पिथौरागढ़ आप यहाँ पर देखिएगा। तो ये आप पूरा डेटा देख सकते हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट ये आप लोगों के सामने है, इनको देख लीजिएगा। शीर्ष 4% वाले ज़िले, तो प्रतिशत में आपका चंपावत, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल आप लोगों ने देखा है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप पूरे डेटा को देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, अभी हमने क्या करे हैं शीर्ष वाले, जिसमें आपका कौन था, नैनीताल 67, और नैनीताल के बाद कौन है यहाँ पे, देखो 67 के बाद परसेंटेज में कौन है आपका, चंपावत 69, क्या हो जाएगा, चंपावत 69 के बाद आपका 67 पे आ रहा है नैनीताल, है ना, नैनीताल। उसके बाद आपका कहाँ पर आ जाएगा, 67 के बाद 61 टिहरी में आ रहा है, और उसके बाद कहाँ पर है, उससे पहले आपका ये पौड़ी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। देखो फर्स्ट नंबर परसेंटेज वाइज, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, और उसके बाद आए 57, तो ये फिफ्थ नंबर आ जाएगा। फिर उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, और सर्वाधिक में अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो पौड़ी सबसे ज़्यादा वनावरण, पौड़ी गढ़वाल, फिर उत्तरकाशी, फिर नैनीताल, चमोली। तो यहाँ पर आप देखिएगा, है ना, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल, ये आपका पौड़ी है 3360 है। उसके बाद उत्तरकाशी आप देख रहे हैं, है ना, तो इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपने देख लिए हैं, वैसे आप सिर्फ याद कर लीजिए टॉप 4 टॉप 5, मतलब टॉप 4 ऊपर से शीर्ष पे कौन है, 1% वाइज कौन से, अब न्यूनतम वाला कौन सा है, तो सबसे कम कहाँ पर है वनावरण क्षेत्रफल में, तो ये आपका उधम सिंह नगर में, हरिद्वार, रुद्रप्रयाग और चंपावत, सबसे कम उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार, फिर रुद्रप्रयाग, फिर चंपावत। यहाँ पर पूरा डेटा है, नोट कर लीजिए। टॉप 4 ज़्यादा वाले परसेंटेज वाइज, और ऐसे ही आपका एरिया वाइज वर्ग किलोमीटर, ऐसे ही फिर आपका सबसे कम वर्ग किलोमीटर में, परसेंटेज में सबसे कम। 4 जिले याद करिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। न्यूनतम 1% वाले 4 जिले उधम सिंह नगर, हरिद्वार, पिथौरागढ़, चमोली आ जाएगा, है ना। उसी उत्तराखंड में वनावरण 2023 कितना है, अति सघन वन क्षेत्रफल में आपका 52 यानी कि 5266.58 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज में 9.85%। मध्यम सघन वन 12,517.63 आपका 23.40%। खुले वन 6519.62 12.19%। और वहीं टोटल कितना हो गया है यहाँ पर 24,303.83 वर्ग किलोमीटर, परसेंटेज वाइज 45.44%। झाड़ियाँ इसमें आप कर लो 412.88 यानी कि 0.77% है। तो ये आपका ये जो डाटा है ना, वो ध्यान रखना है आपने। ध्यान दें, प्रदेश के वन विभाग के 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का रिकॉर्डेड अभिलिखित वन क्षेत्र 37,999.6 वर्ग किलोमीटर यानी कि 71.5% में से 26,547 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, 154.2 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन पूछे जाते हैं, और 9,730.55 वर्ग किलोमीटर सिविल एवं सोयम वन, 123.51 वर्ग किलोमीटर निजी वन, और 1444.51 वर्ग किलोमीटर अवर्गीकृत वन है। राज्य के कुल अभिलिखित वन क्षेत्रफल का 63% भाग गढ़वाल मंडल में और शेष कुमाऊं मंडल में है। अगला आता है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य के प्रभागों डिविजन्स की कुल क्षेत्रफल
क्षेत्रफल में वनों के प्रतिशत की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत वन टोन्स वन डिवीज़न 79.1% है, टोन्स नदी जहाँ पे बहती है। फिर क्रमशः ऊपरी यमुना वरकोट डिवीज़न 61.6% है और उत्तरकाशी वन डिवीज़न 51.52% है। आर्थिक समीक्षा 21-22 के अनुसार प्रबंध की दृष्टि से प्रदेश के कुल वन में 37,999.60 वर्ग किलोमीटर में से 68.6% वन विभागाधीन है, 12.54% राजस्व विभागाधीन है और 18.86% वन पंचायताधीन व शेष अन्य संस्था के अधीन है। ऊंचाई के क्रम में वन प्रतिशत। राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का कुल क्षेत्रफल तथा उनका प्रतिशत पहले बढ़ता है, फिर एक निश्चित ऊंचाई के बाद पुनः घटने लगता है। 0 से 500 मीटर की ऊंचाई वाले भागों में वनों का प्रतिशत 11.63% है। 500 से 1000 मीटर के मध्य 16.20% है। 1000 से 2000 मीटर वाले क्षेत्रों में 41.26% सबसे ज़्यादा है। 2000 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र में 23.61% है और 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 7.24% है और वहीं 400 मीटर से अधिक ऊंचाई पर केवल 0.05% है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के सापेक्ष रिकॉर्डेड वन 71.5%, रिकॉर्डेड वनों का कुल क्षेत्रफल 37,999.06 वर्ग किलोमीटर, प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.375 हेक्टेयर, वन विभाग के अधीन वन क्षेत्र 25,863.18 वर्ग किलोमीटर 68.06%, वन पंचायतों के अधीन वन क्षेत्र 7,168.5 वर्ग किलोमीटर 50 वर्ग किलोमीटर 18.86%, राजस्व विभाग के सिविल स्वयं में 4,768.7 वर्ग किलोमीटर परसेंटेज में 12.54%, पालिका या कैंटोनमेंट के अधीन वन क्षेत्र 156.44 वर्ग किलोमीटर है। राष्ट्रीय उद्यान जो कि हमारे 6 हैं, इनके अधीन में 5,006.76 वर्ग किलोमीटर। वन्यजीव अभ्यारण्य कितने हैं? 7, इनके अधीन 2683.77 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। कंजर्वेशन रिजर्व जो कि 4 है, इनके अधीन आपका 21,244.56 हेक्टेयर क्या है आपका जमीन पे क्या है कंजर्वेशन रिजर्व है। उत्तराखंड वन विभाग की प्रशासनिक इकाइयाँ राज्य वन सांख्यिकी 2017-18 के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे टोटल सर्किल कितने हैं? 17, इनकी अंचल डिवीज़न यानी कि प्रभाग 44, रेंज यानी कि क्षेत्र 284, विट कितनी है? 1569 है। उत्तराखंड सरकार के अद्यतन वन रिपोर्ट के आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, जब होंगे आपको बता दिया जाएगा। तो ये सब डाटा भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़रूर करिएगा, क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आते हैं वनों के प्रकार पर। उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये वन 750 या 1200 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें उत्तराखंड का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। दक्षिणी ढालों पर 750 मीटर तथा उत्तरी ढालों पर 1200 मीटर पर ये वन पाए जाते हैं। कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, कटेचू, सीशु तथा बांस अन्य प्रमुख वृक्ष उपोष्ण कटिबंधीय वन में आते हैं। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन, इन वनों की मुख्य प्रजातियां ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, बेर आदि हैं। ये वन 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां कम वर्षा होती है। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इन्हें मॉनसूनी वन भी कहा जाता है, जो किसी एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तरांचल उत्तराखंड में 1500 मीटर की ऊंचाई तक ऐसे वन शिवालिक श्रेणियों तथा दून घाटी में क्या करते हैं? पाए जाते हैं। सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस और साल के मिश्रित वन इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं। अब आते हैं कोणधारी वन पर।
कोणधारी वनों की अगर मैं बात करूं तो उत्तरांचल में ऐसे वन, उत्तराखंड में ऐसे वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते, अर्थात ये उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच के वन हैं। चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष और इन वनों में शुष्कता रहती है और ये चट्टानी धरातल पर भी उग जाते हैं, कहीं कहीं बीच में घास भी उगती है। पर्वतीय शीतोष्ण वन, यहाँ पर ये वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक कौन से वन पाए जाते हैं, है ना। इनमें से कौन सा वन पर्वतीय शीतोष्ण में मिलता है। निचले भागों में चीड़ पाया जाता है, स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, साइप्रस ऊंचाई पर उगते हैं। दक्षिणी ढालों पर बांज की प्रधानता रहती है। पॉपुलर, बर्च, नीली चीड़ के वृक्ष भी इसी श्रेणी में आते हैं। ओक की 3 मुख्य प्रजातियां बांज, मोरू और खरसू यहाँ पर देखने को मिलता है। राज्य के प्रमुख बुग्याल यहाँ पर आप देखेंगे, यानी कि बुग्याल अर्थात घास के मैदान, सतोपंथ, घस्तौली, रत्ताकोण, लक्ष्मीवन, ये सभी बुग्याल चमोली के अंतिम गांव अब हो चुका है प्रथम गांव, माणा से ऊपर है। नंदनकानन, यह फूलों की घाटी के ऊपर है। फूलों की घाटी चमोली जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर यह नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य की एक भ्यूंडार घाटी में स्थित है। भ्यूंडार, गंगा पार्क तथा स्माइथ पार्क इसके अन्य नाम हैं। ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज 1931 में की। औली चमोली जोशीमठ से 15 किलोमीटर दूर साहसिक पर्यटन के लिए विश्व प्रसिद्ध नंदा देवी, कामेट, माणा, द्रोणागिरी, नीलकंठ, हाथी गौरी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह बुग्याल एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है। यह स्कीइंग हेतु देशी विदेशी पर्यटक यहाँ पर आते हैं स्कीइंग के लिए। गुरसो बुग्याल औली के पास, यहाँ हाथी पर्वत है। चित्रकाठा चमोली में है। क्वारी चमोली विरही के ऊपर। चौफिट शिखर चमोली मलारी के पास। कल्पनाथ चमोली बद्रीनाथ मार्ग पर है। कैला, यह बुग्याल बद्रीनाथ के चारों ओर फैला है, मतलब चमोली में है। बगजी बुग्याल चमोली, पिंडर और कैल के बीच, यहाँ से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। रूपकुंड चमोली, यहाँ फेण कमल पुष्प अधिक मिलते हैं। बेदनी सबसे बड़ा बुग्याल चमोली रूपकुंड के पास, इसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है। यह सुंदर मखमली घासों के लिए भी प्रसिद्ध है। अली चमोली रुद्रप्रयाग, ओखीमठ व गोपेश्वर के बीच है। केदारकांठा उत्तरकाशी में है, मखमली घास का मैदान है। और वहीं मानेग उत्तरकाशी सरताल के पास है। हरकादून उत्तरकाशी बंदरपुर ढाल पर टोंस उद्गम मखमली घास। सोनगाड़ छायागाड़ उत्तरकाशी में है। चाईसिल हिमाचल सीमा पर उत्तरकाशी में है। देवदामनी यमुनोत्री के पास है। 11 उत्तरकाशी शीतकाल में स्कीइंग प्रशिक्षण केंद्र। पर्वतारोही चंद्रप्रभा एतवाल ने इसे पर्यटन मानचित्र पर लाया था। कुश कल्याण उत्तरकाशी सुरमई बुग्याल कोटालों की हारी नाम। और पवाली कांठा उत्तरकाशी 17 वर्ग किलोमीटर में कई प्रकार की जड़ी बूटियों के कारण इसे सुरक्षित जैव पार्क घोषित किया गया। तपोवन गोमुख के पास उत्तरकाशी। केदारखर्क गोमुख के निकट। सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी में है। मासरताल या सहस्ताल टिहरी बूढ़ा केदार से चढ़ाई पर। जोराई टिहरी में है, सहस्ताल के आगे। अप्सरा इनकी कोटली टिहरी कुश कल्याण के आगे, पांडवों की चोटी के पास। खतलिंग टिहरी खरसौली से पहले रीह के पास। खरसौली टिहरी टिहरी के एकदम उत्तर। चौपता थोली मनड़ी बरमी मदमहेश्वर बुग्याल रुद्रप्रयाग में है। कफनी बागेश्वर में पिंडारी ग्लेशियर के पास। पिंडारी नामिक जोहार खलिया छिपलाकोट रहाली लड़ीपांगती थाला थारथा, ये बुग्याल कहाँ पर है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। छठा नंबर जो वन मिलते हैं वो हैं उप अल्पाइन तथा अल्पाइन वन। ये 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मिलते हैं, जिनमें सिल्वर फर, ब्लू पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि प्रमुख हैं। बुरांस राजकीय वृक्ष तथा कंपानुलाट्स है ना, कंपानुलाट्स अन्य मुख्य प्रजातियां हैं। ये वृक्ष तेल युक्त होते हैं तथा कच्चे भी जल जाते हैं।
अल्पाइन झाड़ियाँ तथा घास के मैदान। ये वनस्पतियाँ 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई में पाई जाती हैं। झाड़ियों के साथ स्थान स्थान पर अल्पाइन वनस्पति भी बिखरे रूप में पाई जाती हैं। इन ऊंचाइयों पर जूनिपर, विलो, रिप्स आदि प्रमुख रूप से उगते हैं। जो वृक्ष रेखा से भी ऊपर तक पाए जाते हैं, है ना, इससे अधिक ऊंचाई पर घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें बुग्याल, पयार, मेड़ो या अल्पाइन पास्चर कहा जाता है। गर्मी के दिनों में हिमानी क्षेत्रों की बर्फ़ पिघलने से कहीं कहीं दलदल भी बन जाते हैं और यहाँ कई प्रकार के फूल जैसे अतीस, वत्सनाम, सलम, पंजा, सोम, निर्विसी, रुद्रवंती, विषकंडार, फेन कमल, कस्तूरा कमल, ब्रह्म कमल, पंजा आदि तथा जड़ी बूटियाँ गुग्गल, बिल, जटामासी, कुट, ममीरी और इसके अलावा यहाँ पर ममीरी और रतन ज्योति व प्रिभुलास आदि उग जाती है। जून से सितंबर तक इन मैदानों में उगने वाली पशु चारक हेतु उपयुक्त मखमली घास मोहक लगती है। इन बुग्यालों में पशुचारण कराने वाले चल, घुमंतू, अनवाल, पालसी, बकरखाल, लवड़िया, गुजर, गद्दी आदि नामों से जाना जाता है। टुंड्रा तुल्य वनस्पति 3600 से लेकर 4800 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में टुंड्रा तुल्य वनस्पति यानी कि घास, काई, लाइकेन मतलब आदि उगती है, जबकि इससे अधिक ऊंचाई पर सदैव बर्फ से ढके रहते हैं यानी कि हिमाच्छादन रहता है। वनों का प्रशासनिक विभाजन से पहले उत्तराखंड का वरदान बांज वृक्ष के बारे में जानते हैं। बांज कैसा है? शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्ष है जिसका वनस्पतिक नाम क्वरकस ल्यूकोटाइकोफोरा है। पूरे विश्व में इसकी 40 प्रजातियां हैं, लेकिन उत्तराखंड में 5 प्रजाति सफ़ेद, हरा या मोरू, भूरा या खरस, फलियांड तथा रियांज पाई जाती हैं। इस आदि वृक्ष को राज्य में शिव की जटा कहा जाता है, जो कि राज्य की नदियों को अपने में समेटे हुए है। बांज, विशेषकर सफ़ेद बांज, उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा एवं जनमानस की उपयोगिता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वृक्ष की जड़ों में असंख्य रोए होते हैं, जिसके जाल में मिट्टी की मोटी मोटी परतों व पानी को संरक्षित करने की अपार क्षमता है। एक अनुमान के अनुसार बांज के एक वयस्क वृक्ष की जड़ों तथा उसमें संरक्षित मिट्टी में 3.5 घन मीटर पानी को रोक रखने की क्षमता है। एक अन्य अनुमान के अनुसार एक बांज का वयस्क वृक्ष अपने जीवन काल में 1,40,00,000 रुपए के मूल्य का पर्यावरणीय लाभ पहुंचाता है। यह लाभ ऑक्सीजन, पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण, भूक्षरण की रोकथाम, उर्वरता का स्थायित्व, पानी का परिष्करण, आर्द्रता व जलवायु नियंत्रण, चिड़ियों तथा अन्य जंतुओं को आश्रय, प्रोटीन परिवर्तन आदि के रूप में मिलता है। इसकी लकड़ी का उपयोग ईंधन, कृषि यंत्र के निर्माण आदि में किया जाता है। इसके पत्तों का उपयोग पशुओं को खिलाने तथा जैविक खाद बनाने में होता है। अब आते हैं यहाँ पर हम वनों का प्रशासनिक विभाजन। वनों का प्रशासनिक विभाजन आप लोग देखेंगे। राज्य में वनों का प्रबंध नियंत्रण कुल 4 तरीकों से होता है। वन विभागाधीन राज्य के कुल वन क्षेत्रफल के 68.06% वन इस श्रेणी में आते हैं। पर्यावरणीय और आपदाओं की दृष्टि से इन वनों पर पूर्णतः सरकारी नियंत्रण रहता है। राजस्व विभागाधीन राज्य के कुल वन क्षेत्र का 12.54% वन इस श्रेणी में आता है। इन वनों में पशु चराने तथा लकड़ी काटने की छूट होती है। वन पंचायताधीन राज्य के कुल वन क्षेत्र के 18.86% वन इस श्रेणी में आते हैं और इन वनों पर स्थानीय वन पंचायतों का नियंत्रण होता है। निजी व अन्य संस्थाधीन राज्य के कुल वन क्षेत्रफल के 0.46% वन इस श्रेणी में आते हैं और इन वनों पर निजी व्यक्तियों, नगर पालिकाओं या नगर परिषदों आदि का अधिकार होता है। वनों से लाभ: वन एक नवीकरण,
संसाधन है जिसका मानव सभ्यता के विकास एवं संवर्धन में विशेष महत्व है। इनसे मिलने वाले अप्रत्यक्ष लाभ प्रत्यक्ष लाभ से कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अप्रत्यक्ष लाभ वनों के कारण अपरदन तथा बाढ़ से भूमि की रक्षा होती है। वनों की पत्तियों के गिरने और सड़ने गलने से भूमि की उर्वरता में वृद्धि होती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और ऑक्सीजन के संतुलन तथा जलवायु को सम बनाए रखने में वनों की अहम भूमिका है। इनसे प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि होती है। जिन क्षेत्रों में वनाच्छादन अधिक पाया जाता है वहाँ वर्षा अधिक होती है। वनों में अनेक जीव जंतुओं के संरक्षण मिलता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि जैव और पर्यावरणीय दोनों प्रकार के संतुलन में वनों की अहम भूमिका है। प्रत्यक्ष लाभ वन राज्य की आय का प्रमुख स्रोत हैं। इससे अनेक प्रकार की लकड़ियों, औषधियों तथा कई अन्य उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है। राज्य में वनों से शतावरी, अश्वगंधा, कचरी, चिरयता, हरे बहेड़ा आदि औषधियाँ, तेजपात, इलायची, हींग आदि मसालों, अखरोट, चिरौंजी, बादाम आदि सूखे फलों, गुग्गुल, लाख, रुद्राक्ष, रीठा, भांग आदि अनेक उपयोगी पदार्थों की प्राप्ति होती है। चीड़ वृक्ष के लीसा से राल यानी कि रेजिन, बेरोजा, टर्पेंटाइन और तारपीन बनाया जाता है जो कि वार्निश, रंग रोगन, बूट पॉलिश, कांच आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। बबूल आदि लकड़ियों की छाल से रंग, पॉलिश आदि बनाए जाते हैं। बुरास, ढाक आदि के फूल से रंग बनाए जाते हैं। बेंत, बांस, रिगाल आदि घासों से गृह उपयोगी अनेक सामग्रियां तथा फर्नीचर बनाए जाते हैं। खैर के वृक्ष की छाल से कत्था बनाया जाता है। भोजपत्र के तने से कागज़ बनता है। सेमल, गुरेल और चीड़ से माचिस, तिल्ली, डिब्बी आदि बनाए जाते हैं। कपूर के पौधे से कपूर प्राप्त किया जाता है। देवदार से सुगंधित तेल व फर्नीचर बनाए जाते हैं। विलो की लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनते हैं। वॉलनट व साल की लकड़ी से वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं और स्प्रूस से पैकिंग डिब्बे व फर्नीचर आदि बनते हैं। उपयोगी औषधीय पौधे उत्तराखंड प्राकृतिक वनस्पतियों का खजाना है। चरक संहिता में इस क्षेत्र को वनस्पतिक बगीचा और हिमालय को हिमवंत औषध भूमि नाम कहा गया है। राज्य में लगभग 500 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। इनमें से कई पौधों को स्थानीय लोग सब्जी या चटनी के रूप में खाने, तेल निकालने, जूस पीने और औषधियाँ जैसे किल्मोड़ा को पीलिया में, घोड़चक को अतिसार में, मरोड़ फली को सर्पविष और चिरायता को ज्वर उतारने में प्रयोग करते हैं। ये पौधे राज्य के आय के प्रमुख स्रोत हैं। इनसे अनेकों प्रकार की आयुर्वेदिक, यूनानी, तिब्बती, एलोपैथिक, होम्योपैथिक आदि औषधियाँ, सौंदर्य प्रसाधन, खाद्य पदार्थ तथा रंग आदि बनाए जाते हैं। ये जड़ी बूटियाँ मुख्य रूप से 3 उद्योगों फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, परफ्यूम, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री में प्रयोग होती है। राज्य में मिलने वाले कुछ प्रमुख औषधीय पौधे अधोलिखित हैं। जैसे झूला, राज्य में 55,000 मीटर की ऊंचाई तक झूला वनस्पति की मक्कू, छड़ीला आदि कई प्रजातियां पाई जाती हैं। राज्य को इसके व्यापार से बहुत अधिक आय प्राप्त होती है। इसका उपयोग सांभर, गरम मसाला, रंग रोगन, हवन सामग्री बनाने व रेजिनॉइड निकालने में किया जाता है। ठीक है। प्रथम ग्रेड का झूला फ्रांस को निर्यात होता है, ध्यान रखिए। ब्राह्मी, यह एक बहुवर्षीय शाक है जो कि बुद्धिवर्धक है। हरिद्वार में बहुतायत मात्रा में मिलता है। घिंगारू, यह 3600 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। इसके फल को खाया जाता है घिंगारू गर्मी में, और इस पौधे का सभी भाग हृदय रोग के लिए फायदेमंद होता है। सिकाकाई, यह 2500 मीटर की ऊंचाई तक बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। इसके पके फलों से आयुर्वेदिक शैम्पू बनते हैं। भीमल, इस पौधे का सभी भाग उपयोगी है। इसकी कोमल शाखाओं को कूटकर शैम्पू के रूप में प्रयोग किया जाता है। बिच्छू या कंडाली, राज्य में बहुतायत मात्रा में
पाई जाने वाली औषधि घास यूरोप मूल की है। इसकी पत्तियों को सब्जी के रूप में खाया जाता है। विटामिन तथा खनिज लवणों से युक्त यह पौधा एनीमिया रोग का नाशक है। फैकल 4000 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाने वाले इस पौधे के बीज से तेल निकालकर भोटिया लोग खाते हैं। गठिया रोग के लिए इस तेल का इसका लाभकारी माना जाता है। शावली निर्गुंडी, यह वनस्पति राज्य में 1000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। इस पौधे का हर भाग औषधीय है। इसकी पत्तियां गठिया और कटे के लिए लाभकारी हैं, तो इसके पुष्पों का उपयोग पेचिस, हैजा, बुखार, यकृत एवं हृदय की बीमारियों को ठीक करने में किया जाता है। किल्मोड़ा, इसे दारू हरिद्रा या जरिस्क भी कहते हैं। यह एक शीतोष्ण पौधा है। इसकी अर्क, फल, जड़ की छाल, तना व लकड़ी उपयोग में लाई जाती है। इसकी जड़ों में व लकड़ियों में बर्बेरियन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है। इसका रसौद आँखों के रोगोपचार में प्रयोग होता है। यह पौधा वन्यजीव अधिनियम की प्रथम श्रेणी में रखा गया है। ममीरा, पीली जड़ी, इसकी जड़ें पीले रंग की होती हैं, जिसको ममीरा गांठ पीली जड़ी के नाम से बाजार में बेचा जाता है। इसकी जड़ों से बना सुरमा आँख के लिए उपयोगी होता है। जड़ें टॉनिक के रूप में भी प्रयोग होती। अमेश, इसे हिप्पोपी नाम से भी जाना जाता है। इसमें राज्य के अन्य पौधों की अपेक्षा अधिक मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, लौह तत्व मिलते हैं, जिसका उपयोग दवा से लेकर सौंदर्य प्रसाधन तथा टॉनिक बनाने में किया जाता है। इसकी जड़ें मिट्टी में नाइट्रोजन को स्थिर करती हैं। अभी तक इसके फलों को स्थानीय लोगों के द्वारा केवल चटनी बनाने व टमाटर के विकल्प के रूप में किया जाता है प्रयोग। वर्तमान में राज्य सरकार ने इसका व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया। धुनेर, यह पौधा 2000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाया जाता है, जो कि टेक्सास प्रजाति का है। अभी हाल ही में अमेरिका में इस प्रजाति के पौधे से कैंसर के इलाज के लिए टेक्साल नामक रसायन प्राप्त किया जाता है। ऊंचाई के अनुरूप उपयोगी पौधे लगभग 1000 मीटर ऊंचाई तक अनंतमूल, गिलोय, पड़िया, वन तुलसी, अदरक, तेजपत्ता, अश्वगंधा, इलायची, पिथौरागढ़ में सतावरी, मेथा, भांग आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। 1000 मीटर से 1500 मीटर की ऊंचाई तक केशर, बंद्री, बलोरियम, चाय, पायरेथ्रम, जिरेनियम, कड़वी, हंसरान आदि वनस्पति पाई जाती है। 1500 मीटर से 2700 मीटर की ऊंचाई तक समोया, पाती, वन अजवाइन, चिरायता, नैर, वज्रदंती, महाथेदा, वनपसा, धतूरा, कड़वी, पासाद, भेद मकोय, कपूर, कचरी, ममीरी, हंसरान, रतनजोत, डोलू, हींग, सोमलता आदि वनस्पतियां पाई जाती हैं। 2700 मीटर से अधिक ऊंचाई पर कुटकी, वन ककड़ी, साल मिश्री, लैवेंडर, निर्विसी, रीठा, गंधरायण आदि वनस्पतियां मिलती हैं। जड़ी बूटी संग्रहण, विपणन, संरक्षण एवं शोध। सामान्यतः यहाँ की अधिकांश जड़ी बूटियाँ प्राकृतिक रूप से उगती हैं और विभिन्न संस्थाओं द्वारा उनका संग्रहण कराया जाता है। लेकिन कुछ वनस्पतियाँ जिनकी मांग और मूल्य अधिक है, जैसे रीठा, हरण, तेजपात, पहेड़ा, आंवला आदि का रोपण कर उत्पादन किया जाता है। सर्वप्रथम राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में बेलाडोना की खेती शुरू की गई। आज राज्य में अफीम, कुटकी, पायरेथम, जिरेनियम आदि अनेक औषधियों एवं बायोडीजल के लिए जेट्रोफा आदि की खेती की जाती है। 1972 से जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सहकारिता विभाग के जड़ी बूटी विकास योजना के तहत शुरू किया गया। 1980 से जड़ी बूटियों के संरक्षण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना की गई है। वर्तमान में भेषज सहकारी संघों के अलावा कुछ अन्य संस्थाएं भी जड़ी बूटियों के संरक्षण, संग्रहण तथा विपणन में लगी हैं, जो कि निम्न प्रकार से हैं। जैसे कि इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, बहुत इंपॉर्टेंट, छोड़ना नहीं, अच्छे से याद कर लेना। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऋषिकेश देहरादून में है। इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड मोहान अल्मोड़ा, मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च ताड़ीखेत अल्मोड़ा में है। कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री रानीखेत अल्मोड़ा में है।
कुमाऊं मंडल विकास निगम नैनीताल में है। गढ़वाल मंडल विकास निगम आपका पौड़ी गढ़वाल। भाई बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, एग्जाम्स में 100% क्वेश्चन आए हुए हैं, PYQ उठा के देख सकते हैं। राज्य में जड़ी बूटी और औषधीय क्षेत्र में शोध एवं विकास संबंधी निम्न संस्थाएं हैं। औषधीय वनोत्पादन की शोध संस्थाएं, उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल। PYQ क्वेश्चन अनगिनत एग्जाम्स में पूछा गया। जड़ी बूटी शोध एवं विकास संस्थान गोपेश्वर चमोली। औषधीय एवं सुगंधित पौध संस्थान CMAP पंतनगर में। रसायन विभाग एवं वनस्पतिक विभाग कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल। रसायन विभाग एवं वनस्पति विभाग गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून। गोविंद बल्लभ पंत या GV पंत हिमालय पर्यावरणीय एवं विकास संस्थान कोशी कटारमल अल्मोड़ा। ठीक है, तो ये संस्थान याद रखिएगा। राज्य में औषधीय पदार्थों का संग्रहण वन प्रबंधन अधिनियम 1982 के तहत किया गया। इस अधिनियम के तहत राज्य की 114 जड़ी बूटियां प्रतिबंधित। इसके अलावा भारतीय आयात प्राधिकरण ने 44 पौधों के आयात पर प्रतिबंध लगा, जैसे कुटकी, पिको, राइला कुर्वा, जटामासी, नार्डो स्टैचिस, अतीश, एकोनाइटस, हिटी रोफाइलम, ठीक है, वन ककड़ी, पोडोफाइलम, हेक्सेंडम आदि औषधीय प्रजाति के पौधे हैं। राज्य को हर्बल स्टेट घोषित करते हुए जड़ी बूटी के समग्र विकास हेतु मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया। सगंध पादप कृषिकरण, प्रसंस्करण एवं विपणन हेतु जड़ी बूटी शोध एवं संस्थान के अंतर्गत स्वतंत्र इकाई के रूप में सगंध पादप केंद्र शैलाकुई देहरादून की स्थापना की। जड़ी बूटी विपणन को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से ऋषिकेश, टनकपुर एवं रामनगर में जड़ी बूटी मंडी की स्थापना की गई है। राज्य में 29 जड़ी बूटी पौधालयों तथा ऋषिकेश के मुनि की रेती में एक हर्बल गार्डन की स्थापना की गई है तथा 473 पौधालयों में जड़ी बूटी पौधों का उत्पादन किया गया। हरिद्वार में जड़ी बूटी के 300 से अधिक तथा शैलाकुई देहरादून में 184 उद्योग स्थापित हो रहे हैं। वन नीतियाँ। सन 1865 में वनों से संबंधित भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम पास किया गया। इस अधिनियम के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई में कमी आई। इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए कार्य योजना वन विभाग लागू किया गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद की स्थापना की गई और वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव और उसके लाभों के प्रति लोगों में अवेयरनेस, जागरूकता उत्पन्न करने के लिए 1950 से देश भर में वन महोत्सवों के आयोजन शुरू किए गए। वनों के संरक्षण, विकास एवं प्रशासन को नए सिरे से चलाने के लिए 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई और कुछ परिवर्तन के साथ 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति बनाई गई। इस नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने जो वन नीति बनाई वही उत्तराखंड में भी लागू है। इस नीति के कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट है, प्रदेश में जैव विविधता एवं वन्य जीव जंतुओं के संरक्षण की रणनीति एवं कार्य योजना तैयार कर उसे क्रियान्वित करना था। प्रदेश के रिक्त एवं बंजर स्थानों में वन रोपण करके वन क्षेत्र को बढ़ाना, सामाजिक वानिकी एवं कृषि वानिकी को प्रोत्साहित करना था। पारिस्थितिकीय पर्यटन को लोकप्रिय बनाने हेतु जैव विविधता वाले क्षेत्रों का व्यापक प्रचार प्रसार करना। अगला पॉइंट, राज्य में वन अनुसंधान एवं प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण को विस्तृत करना। वन विभाग में सूचना के आदान प्रदान के लिए कंप्यूटर आधारित सूचना तंत्र डेवलप करना। वन शिक्षा। सन 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डॉक्टर डिट्रिच बेंडिस की नियुक्ति की। इम्पोर्टेंट कौन थे ये पूछा जा सकता है। और उनकी सलाह पर 1878 में देहरादून में देश के पहले वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून का गठन हुआ। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा गया और 1906 में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया है। संस्थान के बढ़ते कार्य से स्थानाभाव के कारण 1914 में कार्यालय एवं प्रयोगशाला बनाकर इसे चांद बाग स्थानांतरित कर दिया गया।
स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI हो गया। तो 1906 में इसका गठन ज़्यादातर आता है। FRI का सभागार पूरे एशिया में लकड़ी से निर्मित एकमात्र हॉल है। इसमें 6 संग्रहालय भवन में 18,000 कास्ट नमूनों के साथ एक कास्ट संग्रहालय भी। FRI का मुख्य कार्य वानिकी संस्थान नीति को सुचित्र करना, इसके संगठक संस्थानों, केंद्रों, संबंधित संगठनों एवं विश्वविद्यालयों के वानिकी अनुसंधान कार्यकलापों कार्यक्रमों का समन्वय करना है। वर्तमान में इसके अधीन 8 संस्थान 3 केंद्र कार्यरत हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा 1991 में वन अनुसंधान संस्थान को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा इसे कब प्राप्त हुआ है। करने के बाद से संस्थान में शैक्षिक कार्यकलापों में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। 2006 में इसने प्लेटिनम जुबली मनाई है। 1929 में कोलागढ़ देहरादून में एक और अनुसंधान केंद्र वन अनुसंधानशाला की स्थापना की गई। बाद में फॉरेस्ट रेंजरों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून में ही इंडियन फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज की स्थापना की गई। वन संबंधी आंदोलन, वनों के संरक्षण, अधिकार तथा पर्यावरणीय संतुलन आदि को लेकर राज्य में अनेक जन आंदोलन हुए हैं, जिसमें प्रमुख है रवाई आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वही स्वतंत्रता से पूर्व टिहरी राज्य में राजा नरेंद्र शाह के समय एक नया वन कानून लागू किया गया, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई कि किसानों की भूमि को भी वन भूमि में शामिल किया जा सकता है। इस कानून के खिलाफ रवाई की जनता ने आज़ाद पंचायत की घोषणा कर रियासत के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया। इस मतलब ये टिहरी में हुआ। इस आंदोलन के दौरान 30 मई 1930 को दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना ने आंदोलनकारियों पर गोली चला दी, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस आंदोलन को तिलाड़ी आंदोलन कहा जाता है। महत्वपूर्ण पूछा जाता है कि तिलाड़ी आंदोलन कब हुआ। चिपको आंदोलन 70 के दशक में बाजों के साथ हिमपुत्रियों की ललकार, वन नीति बदले सरकार, वन जागे वनवासी जागे, रैणी गांव के जंगलों में गूंजे ये नारे आज भी सुनाई दे रहे हैं। इस आंदोलन की शुरुआत 1972 से हुई। वनों की अंधाधुंध एवं अवैध कटाई को रोकने के उद्देश्य से 1974 में चमोली जिले में गोपेश्वर नामक स्थान पर एक 23 वर्षीय विधवा महिला गौरा देवी के द्वारा की गई। इस मतलब 1974 में, ठीक है। इस आंदोलन के तहत वृक्षों की सुरक्षा के लिए ग्रामीणों द्वारा वृक्षों को पकड़कर चिपक, है ना, तो वो चिपक गए थे, चिपकाया जाता है। इसी कारण इसका नाम चिपको आंदोलन पड़ गया। मतलब वो पेड़ों से चिपक गए, उन्होंने पेड़ों को नहीं काटने दिया, है ना। चिपको आंदोलनकारी महिलाओं द्वारा 1977 में एक नारा दिया गया जो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। वह नारा क्या है, इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार। अभी आप देख रहे हो ना, पहाड़ों में जो जंगल काटे गए हैं, उसी का नतीजा है बादलों का फटना, भूस्खलन होना, ये सारी चीज़ें, बाढ़ का आना उसी चीज़ से हो रही हैं। चिपको आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कालांतर में इस आंदोलन का कार्यक्षेत्र समग्र रूप से पर्यावरण की रक्षा हो गया है। बहुगुणा जी ने हिमालय बचाओ देश बचाओ का नारा दिया, जबकि चंडी प्रसाद भट्ट चमोली को 1982 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला और ये राज्य के पहले रैमन मैग्सेसे प्राप्त करता है। 1977 का वन आंदोलन, वनों की नीलामी के विरोध में अक्टूबर 1977 में राज्य स्तरीय आंदोलन शुरू हुआ। व्यापक विरोध के बावजूद केवल नीलामी की तिथि स्थगित कर 27 नवंबर को तय हुई। उस दिन हड़ताल तोड़फोड़ हुई। नैनीताल का शैले हॉल आंदोलनकारियों द्वारा फूंक दिया गया। फलस्वरूप छात्रों की गिरफ्तारी हुई। फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। द्वाराहाट के चौंचरी व पालड़ी बागेश्वर में जनता ने ढोल नगाड़ों के साथ वनों का कटान बंद कराया। डोंगी पैतोली आंदोलन 1980, चमोली जनपद के डोंगी पैतोली में बांज का जंगल काटे जाने के विरोध में जनता द्वारा आंदोलन किया गया। यहाँ बांज के जंगल को सरकार ने उद्यान विभाग को हस्तांतरित कर दिया, किंतु महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।
पानी राखो आंदोलन 1989, उफरे खाल गांव पौड़ी गढ़वाल के युवाओं द्वारा पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया। यह आंदोलन काफ़ी सफल रहा। पानी की कमी से बंजर हो गए सीढ़ीदार पहाड़ी खेतों में अब पुनः हरियाली छा रही है। साथ ही पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से नग्न हो चुके पहाड़ एक बार फिर घने जंगल में बदल रहे। इस आंदोलन की सूत्रधार उफरेखाल के शिक्षक सच्चिदानंद भारती ने दूधातोली लोक विकास संस्थान का गठन कर इस क्षेत्र में जनजागरण और सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाकर वनों की अंधाधुंध कटाई को रुकवाया। अब तक इस आंदोलन के तहत बच्चों, नौजवानों, महिलाओं ने 15 लाख से भी अधिक पेड़ लगाए हैं और इस आंदोलन के तहत गठित महिला मंगल दल ने अपने गांवों के चहुमुखी विकास हेतु अनेक कार्य कर रहे हैं। रक्षा सूत्र आंदोलन, वृक्ष पर रक्षा सूत्र बांधकर उसकी रक्षा का संकल्प लेने से संबंधित यह आंदोलन 1994 में टिहरी के भिलांगना क्षेत्र से शुरू हुआ। इस आंदोलन का मुख्य कारण ऊंचाई के वृक्षों के कटान पर लगे प्रतिबंध के हट जाने के बाद उत्तर प्रदेश वन विभाग द्वारा 2500 वृक्षों में चिन्ह लगाकर उन्हें काटने की अनुमति देना था। इसके पहले कि इन्हें काटा जाता, डालगांव, खवाड़ा, भेटी, भिगुन, तेनगढ़ आदि गांव की सैकड़ों महिलाओं ने आंदोलन छेड़ दिया। चिन्ह वाले वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधे जाने लगे। परिणाम स्वरूप तात्कालिक तौर पर वृक्षों का कटान रुक गया। आंदोलन के कारण आज तक रयाला के जंगल के वृक्ष चिन्ह के बावजूद सुरक्षित हैं। इस आंदोलन का प्रभाव उत्तरकाशी आदि जिलों में भी रहा और करना भी यही चाहिए। इस आंदोलन का नारा था, ऊंचाई पर पेड़ रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे, पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा, देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। जैसे आप देख रहे हैं, पेड़ कटे हैं, थराली ख़त्म हुआ है, उसके अलावा थराली में बादल फटा है और न जाने कहाँ कहाँ, जो तो पता ही नहीं चलता है ना। छपटो छीनो आंदोलन, रैणी, लाता, टोलमा आदि गांव की जनता ने वनों पर परंपरागत हक बहाल करने तथा नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने की मांग को लेकर 21 जून 1998 को लाता गांव में धरना प्रारंभ किया और 15 जुलाई को समीपवर्ती गांव के लोग अपने पालतू जानवरों के साथ नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में घुस गए। अतः इस आंदोलन को झपटो छीनो का नाम दिया गया। मैती आंदोलन, मैती शब्द का अर्थ गढ़वाल में मायका होता है और कुमाऊं में भी मायका होता है। इस अनूठे आंदोलन के जनक कल्याण सिंह रावत के मन में 1995 में उपजा। ये विचार इतना विस्तार पालेगा उनको भी कल्पना नहीं थी। ग्वालदम इंटर कॉलेज की छात्राओं को शैक्षिक भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बेदनी बुग्याल में वनों की देखभाल के लिए तल्लीनता से शामिल देखकर श्री रावत ने महसूस किया कि पर्यावरण संरक्षण में युवतियां ज़्यादा बेहतर ढंग से कार्य कर सकती हैं। इसके बाद ही मैती आंदोलन, उसका संगठन और तमाम सारी बातों ने आकार लेना शुरू किया। इस आंदोलन के तहत आज विवाह समारोह के दौरान वर वधू द्वारा पौधा रोपने और उसके बाद मायके पक्ष के लोगों के स्तर पर उसकी देखभाल की परंपरा विकसित हो चुकी है। विवाह के निमंत्रण पत्र पर बाकायदा मैती कार्यक्रम छपता है और इसमें लोग पूरी दिलचस्पी भी लेते हैं। उत्तराखंड के प्रमुख वन आंदोलन एक दृष्टि में यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले रवई आंदोलन 1930, दयाराम रवाल्टा नेतृत्वकर्ता, टिहरी रियासत, 30 मई 1930 को हुआ। दीवान चक्रधर जुयाल की आज्ञा से सेना द्वारा निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलाई गईं, जिससे सैकड़ों किसान शहीद हो गए। आज भी इस क्षेत्र में 30 मई को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। चिपको 1972, गौरादेवी चमोली, इस आंदोलन को अपने शिखर पर पहुंचाने में पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, चंद्री प्रसाद भट्ट का विशेष योगदान। इसके लिए चंद्री प्रसाद भट्ट को 1982 में रैमन मैक्स से मिल चुका है। 1977 का वन आंदोलन, राज्य स्तरीय, फरवरी 1978 में संभवतः पहली बार उत्तराखंड बंद हुआ। डूंगा पैतोली 1980, मथुरा देवी नेतृत्वकर्ता, चमोली, बांज का जंगल काटा जाने के विरोध, महिलाओं के विरोध के बाद सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। पानी राखो 1989, सच्चिदानंद भारती, उफरे खाल गांव, पौड़ी गढ़वाल, पानी की कमी को दूर करने के लिए चलाया गया आंदोलन। रक्षा सूत्र 1994, सुरेश भाई, भिलंगना टिहरी,
वृक्षों पर रक्षा सूत्र बांधकर इनको काटने से बचाया गया। छीनो झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 गोविंद सिंह रावत नेतृत्वकर्ता चमोली में हुआ। वनों पर परंपरागत हक बहाल करने नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंध ग्रामीणों को सौंपने के संबंध में। मैती 1995 कल्याण सिंह रावत चमोली विवाह समारोह के दौरान वन वधू द्वारा पौधारोपण। अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसकी, संगठन की, मैती आंदोलन की, है ना। तो यहाँ पर है कि संगठन में यूँ तो केवल अविवाहित युवतियाँ ही शामिल होती हैं, लेकिन भावनात्मक तौर पर प्रत्येक ग्रामीण को इसे दिली सहयोग हासिल होता है। गांव की सारी युवतियाँ आपस में मिलकर मैती संगठन के संचालन के लिए अध्यक्ष चुन लेती हैं, जिसे दीदी का दर्जा प्राप्त होता है। इसके बाद उसके निर्देश पर हर युवती अपने अपने घरों में बीज या पौधा रोपती हैं। बरसात के दिनों में इन पौधों को पंचायती या अन्य किसी भूमि पर सामूहिक तौर पर लगा दिया जाता है। वन संबंधी योजनाएं, कार्यक्रम, संस्थाएं। राज्य में वनों के विकास के लिए कई योजनाएं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यहाँ कुछ प्रमुख कार्यक्रम, योजना, संस्थाओं का उल्लेख है। मिश्रित वन खेती मॉडल। कोट मल्ला रुद्रप्रयाग निवासी जगत सिंह चौधरी, जंगली उपनाम से इनको जाना जाता है। इन्होंने विगत 30 वर्षों की मेहनत से मिश्रित वन खेती का मॉडल तैयार किया है। उनका मानना है कि उत्तराखंड हिमालय सहित संपूर्ण देश ही नहीं अपितु विश्व के लिए मिश्रित वन खेती को अपनाया जाना पारिस्थितिकीय संतुलन, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण के साथ साथ सतत आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उनके सफल प्रयास के लिए उन्हें आर्यभट्ट सम्मान 2006 दिया गया। वृक्ष मानव। उत्तराखंड में वृक्ष विहीन पहाड़ों पर वृक्षारोपण करने के कारण विश्वेश्वर दत्त सकलानी वृक्ष मानव के नाम से जाने जाते हैं। PYQ क्वेश्चन है, अपना गांव अपना वन। यह योजना गांव को वनों से जोड़ने के लिए चलाई जा रही है। इसके तहत वन भूमियों से अतिक्रमण हटाकर उस पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। नागरिक एवं स्वयं वन विकास योजना। इस योजना के अंतर्गत नागरिक एवं स्वयं वनों को वन विभाग को हस्तांतरित करके उसका वैज्ञानिक ढंग से प्रबंध किया जाता है। वन पंचायत। वनों के विकास और सुरक्षा के लिए राज्य में ब्रिटिश काल 1931 से ही वन पंचायतों के गठन की व्यवस्था है। वर्तमान में राज्य का लगभग 18.86% वन पंचायताधीन है। इन पंचायतों को वनों का प्रबंधन और वन उत्पादन के प्रयोग का या उपयोग का अधिकार है। ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों के बाद वन पंचायतें दूसरी ऐसी कानूनी संस्थाएं हैं जिन्हें गांव के सामूहिक विषयों पर निर्णय लेने का अधिकार है, और ये देश में अपनी तरह की अकेली व्यवस्था है। नए कानून के अनुसार वन पंचायत के कुल 9 सदस्यों में से 4 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है। अभी हाल ही में वन पंचायतों में कुल सीटों का 50% महिलाओं हेतु आरक्षित करने की व्यवस्था है। मतलब वन पंचायतों में महिलाओं को 50% का रिजर्वेशन मिला है। ध्यान रखना, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। नर्सरियाँ। वृक्षारोपण की तकनीकों को उच्च स्तरीय बनाने के लिए राज्य में कई हाईटेक वन नर्सरियाँ स्थापित की गई हैं। 6 जून 2006 को राज्य में पौधारोपण नीति लागू किया गया। इस प्रकार पौधारोपण नीति लागू करने वाला यह देश का पहला राज्य बना है। दूधातोली लोक विकास संस्थान उफ्रैखाल। आज कई वर्षों से शिक्षक सच्चिदानंद भारती इस संस्था के माध्यम से उफ्रैखाल पौड़ी में वर्षा के जल को जल तलैयाओं में रोककर व्यर्थ जाने वाले पानी के सदुपयोग के प्रयास में लगे हैं। उनके इस प्रयास से क्षेत्र में हरियाली तो बढ़ी है, साथ ही जल, जंगल और जमीन का भी पर्याप्त संरक्षण हुआ है। भूमि कटाव, बाढ़ आदि में कमी आई है। इको टास्क फोर्स। भूतपूर्व सैनिकों को रोजगार देने, वनीकरण में वृद्धि करने, वनों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश में इस फोर्स का गठन 2008 और 2009 में किया गया। वन्यजीव एवं संरक्षण। राजाजी टाइगर रिजर्व की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 1936 में राज्य के प्रथम वन्यजीव संरक्षण केंद्र राजाजी देहरादून में मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना की गई, जो 1983 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में समाहित हो गया। इस समय वन्यजीवों के संरक्षण के लिए उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान, 7 वन्यजीव, 4 संरक्षण आरक्षित, 1 उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान और 1 जैव सुरक्षित क्षेत्र है। तो यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान 1936 में राज्य के तत्कालीन गवर्नर सर हेली के नाम से स्थापित। हेली राष्ट्रीय उद्यान भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है।
स्वतंत्रता के बाद इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क किया गया, लेकिन वर्ष 1957 में महान प्रकृति प्रेमी जिम कॉर्बेट के नाम पर स्मृति में इनका नाम एक बार फिर बदलकर कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया। इसका जो क्षेत्रफल है वो है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये 2 जिलों में है, पौड़ी में 312.86 वर्ग किलोमीटर और नैनीताल में 208.14 वर्ग किलोमीटर जिलों में फैला है। इस पार्क में प्रवेश के लिए नैनीताल जनपद के ढिकाला में प्रवेश द्वार बनाया गया है, जो कि नैनीताल जिला मुख्यालय से 144 किलोमीटर दूर है। यह क्षेत्र नगरपालिका रामनगर नैनीताल से काफ़ी निकट है। इस पार्क में उत्तराखंड का प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया है। पार्क के मध्य में क्या है, पाटली दून। आप देखो भाई, यहाँ से हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आया है। इसका टोटल एरिया कितना है, कब गठित हुआ, किसके स्टार्टिंग में नाम क्या था, है ना, नैनीताल में कितना एरिया है, प्रवेश द्वार क्या है, नगर पालिका कौन सी इसके पास में है, और पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ पर पहला खोला गया था, और पाटली दून किसके बीच में है। ये सब PYQ क्वेश्चंस हैं। अगला है 1 नवंबर 1973 से भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया, कि टाइगर रिजर्व। घोषणा के बाद पार्क में शेरों की संख्या में निरंतर वृद्धि हुई है। इसे हाथी परियोजना में भी शामिल किया गया। इस पार्क में लगभग 570 पक्षी प्रजातियां, 25 सरीसृप प्रजातियां, लगभग 75 स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। मगरमच्छ, चीतल, सांभर, काकड़, बाघ, हाथी, तेंदुआ, अजगर, हिरन, महसीर आदि यहाँ के मुख्य जीव हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखो, गोविंद नेशनल पार्क मतलब राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी नेशनल पार्क और कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान मैप में आप देख सकते हैं। इसके अलावा केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य, अस्कोट, सोना नदी, गोविंद, नंधौर और मसूरी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये आपके अभ्यारण्य हैं। राज्य के सभी उद्यानों में सर्वाधिक पर्यटक जिम कॉर्बेट में हैं, उसके बाद राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में और फिर पोलो की घाटी में। अप्रैल 2012 में इस पार्क के चारों यानी कि जिम कॉर्बेट के चारों ओर 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंस जोन घोषित किया गया। पूछा जाता है कि कब साइलेंस जोन घोषित किया गया है, किसको किया गया है। 2013 में इस पार्क के बाघों की रक्षा हेतु केंद्र की सहायता से 118 सदस्यीय स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स STPF का गठन किया गया। कब किया गया पूछा जाता है, किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया, पूछा गया है। अब आता है सेकंड, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। यह उद्यान उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार इसकी स्थापना 1991 में की गई है। ये चेंज हुआ है, ठीक है अभी। और यह उद्यान 472 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इससे पहले बताओ आप क्या पढ़ते हुए आए हो गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, 80, 83, 82, जल्दी कमेंट कीजिएगा। यह टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र भी है, एग्जाम से में पूछा गया है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, देहरादून से इस उद्यान का संचालन होता है। यहाँ भूरा भालू, कस्तूरी मृग, हिमतेंदुआ, भरल, थार, काला भालू, टैग्रोपान, कलीज, मोनाल, है ना, कोक, लास आदि पशु पक्षी मुख्य आकर्षण है। भोजपत्र, देवदार, बांज आदि पर्वतीय वनस्पति यहाँ देखने को मिलती हैं। नंदा देवी राज्य के चमोली जिले में सीमा पर 624 वर्ग किलोमीटर में फैला। यह राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में हुई। यह उद्यान 5431 मीटर की ऊंचाई पर है। इस उद्यान में हिमालयन भालू, स्नो लेपर्ड्स, मोनाल, कस्तूरी मृग, भरल आदि पशु पक्षी क्या हैं, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलते हैं। पार्क का मुख्यालय जोशीमठ में है। कहाँ पर है, पार्क का मुख्यालय जोशीमठ है। इस उद्यान को वर्ष 1988 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। अगला है फोर्थ, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। चमोली जिला मुख्यालय से लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर समुद्र तल से 3600 मीटर की ऊंचाई पर नर और गंधमादन पर्वतों के बीच स्थित फूलों की घाटी को 1982 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। 14 जुलाई 2005 यूनेस्को ने इसे विश्व विरासत की श्रेणी में डाला है। पुष्पावती नदी बहती है जो कि कामेत पर्वत पुष्प तोया ताल से निकलती है। यहाँ का मुख्य आकर्षण हजारों किस्म के पुष्प और दुर्लभ जंतु। 87.5 किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत
यह राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। इस उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ। यहाँ अनेक दर्शनीय पुष्प पद्म पुष्कर, पुष्प प्रिमुला, नीली पॉपी, विस्कंडार, ब्रह्मकमल, वत्सनाम, सालम पंजा, फेन कमल, हिम कमल, अनेक औषधीय पुष्प यथा रुद्रदंती, शिव धतूरा, कूट, सोम, रतनजोत, ममीरी, निर्विष और जटामासी मिलते हैं। दुनिया में अन्यत्र एक स्थान पर जैव विविधता की ऐसी मिसाल कम ही देखने को मिलती है। मतलब यहाँ पर जैव विविधता है। फूलों की घाटी को ढूंढने का श्रेय पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ को जाता है। सन 1931 में कामेट पर्वत पर चढ़ने के बाद स्माइथ गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ की ओर जा रहे थे तो उन्हें यहाँ फूलों की घाटी के दर्शन हुए। उन्होंने यहाँ व्यापक सर्वेक्षण कर पुष्पों वनस्पति प्रजाति की करीब 2500 किस्में ढूंढ निकाली, जिनमें से करीब 250 किस्म के बीज वो अपने साथ विदेश ले गए थे। फ्रैंक स्माइथ की पुस्तक द वैली ऑफ फ्लावर प्रकाशित होने पर पूरी दुनिया का ध्यान इसी की ओर गया। यहाँ दुर्लभ प्रजाति के कस्तूरी मृग, गुलदार, भरल, हिमालयन भालू आदि पाए जाते हैं। फूलों की घाटी को स्कंद पुराण के केदार खंड में नंदनकानन कहा गया। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में से अलका कहा। इस घाटी को गंधमादन, बैकुंठ, प्यूंडार, पुष्पावली, पुष्परसा, फ्रैंक स्माइथ आदि घाटी के नाम से जाना जाता है। पांचवा है राष्ट्रीय उद्यान सन 1983 में स्थापित और 820.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला राजाजी राष्ट्रीय उद्यान तीन जनपद देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी में फैला है। पार्क में 23 प्रकार के स्तनधारी हाथी, शेर, चीतल, टाइगर, नीलगाय आदि वन्य प्राणी और 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों में साल, खैर, शीशम, झिंगल, खरपट, बाकली, सैन, चीड़, सिरस, रोहिणी आदि, अमल, तास आदि प्रमुख है। इसका मुख्यालय देहरादून है। 2015 में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। पहला टाइगर प्रोजेक्ट जिम कॉर्बेट आता है उत्तराखंड का, दूसरा है राजाजी। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1989 में स्टैब्लिश, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2390 वर्ग किलोमीटर में फैला। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। प्रमुख वन्यजीव में हिम तेंदुआ, हिमालयन भालू, कस्तूरी मृग, भरल। प्रमुख पक्षियों में मोनाल, कोक्कलास, टैग्रोपान, स्नोकॉक आदि है। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का सबसे बड़ा। अब यहाँ पर एक नज़र आप डाल सकते हैं, ये है। अब जो नए आंकड़े हैं अभी तक PYQ के अंदर गोविंद राष्ट्रीय उद्यान का ईयर मुझे कमेंट करो, और नया जो अपडेट हुआ है BS नेगी के अंदर है या इसमें है वो 1991 है। बाकी आप इन्हें एक नज़र में यहाँ पर देख सकते हैं जो आप ये आपने डिटेल में पढ़ा है। अब आते हैं यहाँ पर वन्यजीव विहार यानी कि अभ्यारण्य पे। वन्यजीव अभ्यारण्य टोटल कितने हैं? 7। गोविंद वन्यजीव विहार सन 1955 में स्थापित और 485 किलोमीटर क्षेत्र में फैला गोविंद वन्यजीव विहार उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। यह मुख्य रूप से हिमबाग यानी कि स्नो लेपर्ड, कस्तूरी मृग, भरल, हिमालयन थार, गुलदार, बिल्ली, काला, भूरा भालू, कांकड़, सांभर, सेही आदि जानवर और मोनाल, फिजेंट, कोकलास, फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल आदि पक्षी यहाँ पर पाए जाते हैं। केदारनाथ वन्यजीव विहार सन 1972 में स्थापित 975 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला। केदार वन्यजीव विहार चमोली रुद्रप्रयाग जनपद के केदारखंड क्षेत्र में है। यहाँ स्नो लेपर्ड, तेंदुआ, हिमालयन काला एवं भूरा भालू, कस्तूरी मृग, थार, घुरल, सांबर, शेराव, काकड़, जंगली सुअर, गीदड़ आदि जंतु पाए जाते हैं। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को हिमालयी कस्तूरी मृग के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है। यह राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार है ना। यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में मोनाल फिजेंट, कोकलास फिजेंट, कलीज, चकोर, गोल्डन ईगल आदि प्रमुख है। वनस्पतियों में बांज, बुरांस, चीड़, फर, स्प्रूस, थुनेर, मोरू, खरशु एवं पांगर आदि मुख्य हैं।
अस्कोट वन्यजीव विहार सन 1986 में स्थापित हुआ, 600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। अस्कोट कस्तूरी मृग विहार पिथौरागढ़ जनपद में है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव में हिम, बाघ, रिछ, बर्फ का रिछ या भालू, भरल, थार, कस्तूरी मृग आदि, और पक्षियों में कोकलास, फिजेंट, मोनाल, पहाड़ी तीतर, हिमालयन स्नोकॉक, ट्रैगोपोन आदि हैं। यहाँ सर्वाधिक कस्तूरी मृग 67 मिले। सोना नदी वन्यजीव विहार PYQ क्वेश्चन है सारे के सारे। 1987 में स्थापित, 301 वर्ग किलोमीटर में फैला, पौड़ी गढ़वाल में लोकेटेड है। यहाँ के वन्यजीव में हाथी, शेर, गुलदार, चीतल, सांबर, काकड़, शियार, जंगली सुअर, मगर, घड़ियाल, अजगर, गिद्ध आदि, और पक्षियों में ग्रेट पाइड, हॉर्नबिल, प्लास फिशिंग ईगल, कलीज, हिमालयन पाइड, किंगफिशर आदि क्या हैं, प्रमुख हैं। इसके अलावा वनस्पतियों में साल व उसकी सहचर प्रजातियां शीशम, शेर, असना, जामुन, बांस प्रजातियों से आच्छादित अच्छे यहाँ पर क्या है, घने वन है। बिनसर वन्यजीव विहार 1988 में स्थापित, 47 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला बिनसर वन्यजीव विहार अल्मोड़ा जनपद में है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव तेंदुआ, काला भालू, घुरल, कांकड़, जंगली बिल्ली, जंगली सुअर है। प्रमुख पक्षी मोनाल, हिमालयन स्नोकॉक, गोल्डन ईगल है। वनस्पतियों में मुख्यतः देवदार, बांज, बुरास, सुरई और चीड़, अय्यार आदि हैं। मसूरी वन्यजीव विहार 1993 में स्थापित, 11 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार। विनोग माउंटेन क्वेल वन्यजीव विहार देहरादून जनपद में है। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख वन्यजीव घुरल, कांकड़, लंगूर, बंदर, सेही, सुअर, भालू, गुलदार हैं। पक्षियों में तीतर, बटेर, चकोर, जंगली मुर्गा आदि हैं। विलुप्त घोषित माउंटेन क्वेल पहाड़ी बटेर को अंतिम बार यहीं देखा गया। 7वां और नया 2012 दिसंबर में बना नंधौर वन्यजीव विहार नैनीताल में नंधौर नदी के आसपास उधम सिंह नगर के बॉर्डर पर इस वन्यजीव विहार का गठन हुआ। इसका क्षेत्रफल 270 वर्ग किलोमीटर। इसमें बाघ, लंगूर, भालू आदि जंतु पाए जाते हैं। बाकी एक दृष्टि में आप इसको यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते हैं, सातों के सातों कहाँ कहाँ पर है। अब आते हैं संरक्षण आरक्षित क्षेत्र। आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 480.40 हेक्टेयर में सन 2005 में स्थापित आसन संरक्षण आरक्षित क्षेत्र देहरादून जनपद में है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड का एकमात्र रामसर स्थल है। महत्वपूर्ण झिलमिल झील 3783.50 हेक्टेयर में सन 2005 में स्थापित झिलमिल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र हरिद्वार जनपद में स्थित है और यहाँ 12 सिंह मिलते हैं। अगला है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र 5824.76 हेक्टेयर में, इसकी स्थापना 2012 में नैनीताल में है। नैना देवी हिमालयन बर्ड कंजर्वेशन रिजर्व पक्षियों के संरक्षण हेतु 2015 में नैनीताल में 21,224.56 हेक्टेयर 111.9 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में इसकी स्थापना हुई है। यहाँ देश के कुल 1263 पक्षी प्रजातियों के सापेक्ष 600 पक्षी प्रजातियाँ मिलती हैं। गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान सन 1995 में स्थापित 4.693 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान जनपद नैनीताल में है। यहाँ मुख्यतः साइबेरियन टाइगर, लेपर्ड, जंगली कैट, सिवेट कैट, भेड़िया, तिब्बती भेड़िया, काला भालू, सांभर, घुरल, बंदर आदि जंतु और सिल्वर फिजेंट, कलीज फिजेंट, चकोर फिजेंट, तोते, बत्तख आदि पक्षियाँ पाई जाती हैं। प्रमुख वनस्पतियों में ओक प्रजाति के बांज, तिलोज आदि वृक्षों के साथ ही इसकी सहचरी प्रजातियां बुरांस, अय्यार, मेहल आदि भी विद्यमान हैं। जैव सुरक्षित क्षेत्र और विश्व धरोहर वनस्पतियों, जीव जंतुओं तथा सूक्ष्म जीवों की विविधता
एवं एकता को बनाए रखने, पारिस्थितिक विज्ञान तथा पर्यावरण संबंधी अन्य मामलों में अनुसंधान को प्रोत्साहन देने और शिक्षा, जागरूकता तथा प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उत्तराखंड के चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ जिलों में फैले 5860.6 वर्ग किलोमीटर में नंदा देवी जैवमंडलीय सुरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1988 में की। इस जैवमंडलीय संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अवस्थित नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान चमोली को, देखो फूलों की घाटी 1988 राष्ट्र, और ये आपका नंदा देवी को 1988 और फूलों की घाटी को 2005 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जा चुका है। PYQ क्वेश्चन से भाई हर पॉइंट से PYQ क्वेश्चन है। अभी तक राज्य के केवल यही 2 स्थल इस सूची में शामिल हैं। इनका ईयर पूछा जाता है। वन्यजीव बोर्ड, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 6 में वन्यजीव प्रबंधन के साथ साथ जनमानस की आकांक्षाओं एवं अभिरुचि को जोड़ने के उद्देश्य से राज्य वन्यजीव बोर्ड के गठन की व्यवस्था है। मुख्यमंत्री की पदेन अध्यक्षता वाला यह बोर्ड संरक्षित क्षेत्र स्थापित करने हेतु वन्यजीवों का चयन, वन्यजीव सुरक्षा संरक्षण की नीति का निर्धारण एवं अनुसूचियों से संबंधित प्रकरण का निर्धारण करता है। संकटग्रस्त जीव, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन्य मंत्रालय द्वारा जारी सूचना के अनुसार देश में केरल के बाद उत्तराखंड की जैव विविधता पर सबसे ज़्यादा खतरा है। राज्य में अनेक जंतु व वनस्पतियां विलुप्ति के कगार पर हैं। इनमें कुछ मुख्य हैं जैसे कस्तूरी मृग, बारहसिंगा, सफ़ेद पीठ वाले गिद्ध, लाल सिर वाले गिद्ध, माउंटेन क्वेल, भूरे भालू और उदबिलाव। कुछ वन्यजीवों के लिए विशेष प्रबंध 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना मुख्य रूप से कस्तूरी मृगों के संरक्षण के लिए हुई। 1974 में मेहरुड़ी, बागेश्वर में कस्तूरी मृग अनुसंधान की गठन हुआ। 1980-81 के कस्तूरी मृग फार्म योजना के तहत 1982 में चमोली के कांचुला खर्क में कस्तूरी मृग प्रजनन और संरक्षण केंद्र गठित हुआ। हर एक पॉइंट से क्वेश्चन आए हैं, PYQ चेक कर सकते हैं। 1986 में कस्तूरी मृगों को विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए पिथौरागढ़ में अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना हुई है। ये भी एग्जाम्स में आए हैं। 1991-92 में टाइगर वॉच योजना शुरू की गई। हिम तेंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड वर्ष 2009 में शुरू किया गया। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। थ्योरी आपकी खत्म होती है। भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है, कहाँ मिलता है? हिमालय में। कॉर्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्यजीव प्रबंधन हेतु किस पैमाने पर हवाई छाया चित्र लेना ठीक है? आपका आंसर अति दीर्घ पैमाने पर। ऑप्शन क्या होगा? डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन टाइगर रिजर्व है? तो 2 हैं आपके टाइगर रिजर्व, है ना। तो 3 का यहाँ पर आंसर करिएगा। देखो भाई, निम्न में से टाइगर रिजर्व है। वैसे तो आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब ये 2007 में पूछा गया था क्योंकि 2015 में राजाजी को टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया ना। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके सी और बी और सी। बी और सी क्या हैं? दोनों ही आपके टाइगर रिजर्व हैं। तो यहाँ पर आपके क्या हो जाएंगे? बी और सी। बी एंड सी दोनों ही क्या हैं? बोथ टाइगर रिजर्व हैं। नेक्स्ट है, भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित है। 4th का ऑप्शन हो जाएगा सी, देहरादून में। निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में है? आप पढ़ चुके हैं बुग्याल, द्यारा बुग्याल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प सामग्री मुस्टा बनाया जाता है किससे बनता है? रेगाल से। भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा था? जिम कॉर्बेट हैली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, 1936 में गठित हुआ था। चिपको आंदोलन उत्तराखंड के किस जिले में शुरू हुआ था? और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? चमोली में है। अस्कोट वन्यजीव विहार कहाँ पर है? अस्कोट आएगा, सीधे लगा देना, पिथौरागढ़। निम्न में से कौन सा राज्य में पशु चारा उपलब्ध कराने वाला वृक्ष है? भाई पशुओं के लिए बाँझ का ही करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फूलों की घाटी स्थित है, चमोली में है।
उत्तराखंड में कांचुला खरक, अभी तो आपने पढ़ा है खरक, कांचुला खर कहाँ पर है, क्या है, तो ये अब चमोली में है, कस्तूरी मृग प्रजनन केंद्र है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में जड़ी बूटियों की प्राप्त होने वाली किस्में लगभग कितनी हैं? 500। ऑप्शन बी लीसा प्राप्त होता है। लीसा किससे प्राप्त है? इसकी लकड़ी को छूल आग जलाने के लिए किया जाता है ना। सो 14 का ऑप्शन ए हो जाएगा चीड़ वृक्ष, सवा के पेड़ से, पिरो जिससे इसकी घास से पिरो मिलता है। चिपको आंदोलन में 1974 में रैणी गांव की महिलाओं का नेतृत्व करने वाली महिला कौन थी? गौरा देवी हैं। ये आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कौन वृक्ष मानव के नाम से जाना जाता है? आप जानते ही हैं, पहले भी इनका कर चुके हैं इनको बाकी पिछले चैप्टर्स में। विश्वेश्वर दत्त सकलानी। रैणी गांव चमोली की श्रीमती गौरा देवी का संबंध रहा है किस आंदोलन से? इनका संबंध चिपको आंदोलन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट अभी PCS 2004, 10 वन रक्षक 2023, उसके अलावा UK SSS के भी अलग अलग एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कौन है? अभी आपने पढ़ा था दो ही, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पर आपको देखने को मिलती है? हमने पढ़ा था फूलों की घाटी को, है ना, ऑप्शन डी। 18वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य के कुल कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 45.44%, ऑप्शन सी। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? 21 देहरादून। किस वृक्ष को उत्तराखंड का वरदान कहा जाता है? इसके बारे में स्पेशल पॉइंट्स भी पढ़े थे 5। कैंसर उपचार के लिए टेक्सोल नामक रसायन उत्तराखंड के किस औषधीय वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो ये करते हैं धुनेर से। किससे है? ऑप्शन डी धुनेर। 2020 में पूछा गया क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? आपने फूलों की घाटी पढ़ा, उसमें नंदनकानन, पुष्पावली, भ्यूंडार पढ़ा, पुष्प सरोवर नहीं पढ़ा। ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है? शांत घाटी नहीं है, केरल में है शांत घाटी, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चिपको आंदोलन सर्वप्रथम किस जिले से शुरू हुआ? चमोली। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 2 जिलों में फैला है, 520.82 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी। अब मैं ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि आप पूरा थ्योरी जस्ट अभी पढ़े हैं तो आपको याद होगा। विंसर वन्यजीव विहार कहाँ पर है? विंसर से आएगा, सीधे लगा देना है भाई क्या? अल्मोड़ा। अस्कोट से पिथौरागढ़। मालन पशु फिर कहाँ पर आ जाएगा? पौड़ी। यानी कि विंसर आपका अल्मोड़ा, सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही सुमेलित करना है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उत्तरकाशी में है। अब ये ऑप्शन चला गया, ये चला गया। नंदा देवी कहाँ पर है? चमोली में है। कॉर्बेट कहाँ पर है? नैनीताल, पौड़ी में है। तो भाई यहाँ पर 3, 2 और 1 फूलों की, रुको रुको रुको, कुछ तो गड़बड़ है ना। 29 का क्या होगा फिर? क्योंकि फूलों की घाटी भी चमोली में है, तो हाँ, सो ऑप्शन हो जाएगा सी, 29 का सी, क्योंकि 111 ही दे रखा है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्न में से कौन एक जैव आरक्षित क्षेत्र है? जैव आरक्षी में कौन है? नंदा देवी। उत्तराखंड राज्य में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? आसन बताया था, 1 मात्र है, ऑप्शन बी। राज्य का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला वन्यजीव विहार राष्ट्रीय उद्यान आएगा तो आपका गंगोत्री होगा। वन्यजीव विहार पूछा है तो ऑप्शन हो जाएगा बी केदारनाथ। निम्न में से किसका संबंध वन संबंधी आंदोलनों से है? यहाँ पर है ऑप्शन। सो 33 का आंसर क्या हो जाएगा? गौरा देवी जी। कौन है? गौरा देवी जी का संबंध है। विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? ऑप्शन सी नैनीताल एवं पौड़ी गढ़वाल। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्नलिखित में से किस जनपद में है? चमोली, ऑप्शन सी। अस्कोट वन्यजीव विहार संरक्षित है कस्तूरी मृग की प्रजाति के लिए। उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायतों का गठन कब किया गया था?
1931। ऑप्शन सी। चमोली जनपद में स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध बुग्याल कौन सा है? ओली बुग्याल। नेक्स्ट क्वेश्चन, तिलाड़ी कांड का संबंध किससे है? वन अधिकारों से। किस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य में पाटलीदून स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, 40 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम किस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर पड़ा है? अंतिम गवर्नर जनरल भारतीय, सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन हो जाएगा बी। बेदनी बुग्याल स्थित है कहाँ पर? तो बेदनी बुग्याल कहाँ पर है? फटाफट कमेंट कर दो। ऑप्शन हो जाएगा चमोली में। कहाँ पर है? चमोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राज्य में किस ऊंचाई पर वनों का सर्वाधिक प्रतिशत उपस्थिति है? 1000 से 2000 किलोमीटर। गलत युग्म का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 44 है। नंदा देवी राष्ट्रीय उत्तरकाशी में है क्या? 44। ऑप्शन ए चमोली में है, जिम कॉर्बेट नैनीताल पौड़ी में है, अस्कोट वाइल्ड लाइफ पिथौरागढ़, बिनसर अल्मोड़ा। ऑप्शन ए चमोली में आएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क संग्रहालय स्थित है काला ढूंगी, 45 का ए। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है? पिथौरागढ़। पिरुल किस पेड़ से प्राप्त होता है? सवा का पेड़ से, यानी कि चीड़ के पेड़ से। 47 का ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से उत्तराखंड के किन जनपदों में राजाजी नेशनल पार्क है? 3 जनपद हैं, देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार। मुख्यालय कहाँ पर है? देहरादून में है। ऑप्शन डी। सही युग्म का चयन करना है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में है। बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? अल्मोड़ा में है क्या? 49 सही है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, 49 का डी। मैती आंदोलन के प्रणेता 1995 में शुरू हुआ था, कल्याण सिंह रावत। ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा, फूलों की घाटी पुष्पावती बहती है, गंगोत्री नेशनल पार्क। तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा डी, भागीरथी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 51 का है ना, 51 का क्या हो जाएगा? डी। क्या है? कोई भी सही नहीं है। ऑप्शंस डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री कहाँ पर है? आपको बताई थी कोऑपरेटिव ड्रग फैक्ट्री की बात करते हैं तो ये रानीखेत अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट आता है 53। कौन सा है? 53। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है चमोली। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो भाई यहाँ पर इसे कहा गया वनस्पतिक बगीचा। रवाई या तिलाड़ी आंदोलन टिहरी राजशाही द्वारा किसानों के कृषि भूमि को वन भूमि घोषित किए जाने के कारण किस वर्ष हुआ था? 1930। ऑप्शन सी। हिमालय बचाओ देश बचाओ को नारा किसने दिया था? ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा जी ने। वनों की नीलामी के विरोध में राज्य स्तरीय आंदोलन कब चला था? 77 से 78। पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन था? सच्चिदानंद भारतीय। अगला क्वेश्चन 59। राज्य के किस राष्ट्रीय उद्यान को 2015 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना में शामिल किया गया है? ऑप्शन सी, राजाजी। निम्न वन्यजीव विहार समूह में कौन पश्चिम से पूर्व के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? अभी आपने मैप देखा था, अगर मैप में वन्यजीव नहीं है उसमें राष्ट्रीय उद्यान, तो आप मैप के थ्रू नहीं कर सकते। अगर आपको क्या है, मैप में जिले पता है तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है ना। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा केदारनाथ वन्यजीव। केदारनाथ, फिर नंदा देवी, फिर बिनसर, अस्कोट, क्योंकि पश्चिम यहाँ से इधर को लगाना है। तो सबसे पहले केदारनाथ, फिर नंदा देवी आएगा, फिर बिनसर आएगा, फिर पिथौरागढ़, लास्ट में अस्कोट आएगा। अगला क्वेश्चन आता है यहाँ पर, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? और ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। श्रीनगर में है। कहाँ पर है? श्रीनगर में है। नेक्स्ट आता है आपका, किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है?
हरिद्वार का। इसमें क्या हो जाएगा, सबसे कम जो है वो किसका है, हरिद्वार, आपने ध्यान रखना है ना। सबसे कम कहाँ का है, वन क्षेत्र। अब परसेंटेज वाइज वन क्षेत्र किसका है, उधम सिंह नगर का है। सबसे कम जिले का वन क्षेत्र सबसे कम किसका है, उधम सिंह नगर का आएगा। परसेंटेज वाइज भी उधम सिंह नगर पर आएगा। तो फिर आप यहाँ पर क्या लगाओगे, 62 का ऑप्शंस हो जाएगा। किस जिले का वन क्षेत्र क्या है, सबसे कम है। तो किस जिले का वन क्षेत्र सबसे कम है, उधम सिंह नगर का। किसका है, उधम सिंह नगर। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, 62 का ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के वनों में सर्वाधिक वृक्ष किस प्रजाति के हैं, चीड़ के। ऑप्शन हो जाएगा सी, 63 का। नेक्स्ट है, कस्तूरी मृगों हेतु केदारनाथ वन्यजीव विहार की स्थापना की गई है, 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई है, 1983 में। 65 का। इस राज्य में पर्वतीय शीतोष्ण वनों का विस्तार पाया जाता है, 1800 से 2700 मीटर। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊंचे बुग्याल क्षेत्र में पाए रहने वाले चरवाहों को क्या कहते हैं, उन्हें बकरवाल, पालसी, पातच, उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन हिम तेंदुओं के संरक्षण हेतु प्रसिद्ध है, गोविंद वन्यजीव विहार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 69, हेली जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी, 1936। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड प्रारंभ किया गया, 2009। महाभारत स्कंद पुराण में वर्णित नंदन कानन किस बुग्याल का नाम है, फूलों की घाटी। इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है, बुरांस, खैर, कटेचू। किस प्रकार के वन में पाए जाने वाला वृक्ष है, 73 का ऑप्शन सी, उपोष्ण कटिबंधीय। केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है, हिमालयी कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क सम्मिलित है, तो यहाँ से जो जाती है नदी वो है आपकी गोविंद राष्ट्रीय पार्क, टोन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रतिवेदन रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन क्षेत्र किसमें है, पौड़ी गढ़वाल। निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा उत्तराखंड राज्य में नहीं पाया जाता है, भेंदी। उत्तराखंड में ऊंचाई के बढ़ते क्रम में पाए जाने वाले वृक्षों का सही क्रम, तो इसमें सागौन, चीड़, बांज और देवदार। 78 का ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नकदूण का संबंध किससे है, नकदूण जंगली जड़ी बूटी। ऑप्शन ए औषधि है। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, 7। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, 6। कुल आरक्षित क्षेत्र आपके कितने हैं, 4। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, तो सबसे बड़ा 2390 वर्ग किलोमीटर में हमारा फैला हुआ है कौन, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर बी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे हर चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखा गया है। 2021 के विश्व के सर्वश्रेष्ठ रख रखाव वाले राष्ट्रीय उद्यान में कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का स्थान निम्न में से क्या था, सेकंड। कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से सही है, सही उत्तर फाइंड करना है। यह भारत का पहला बृहत राष्ट्रीय उद्यान है, क्या ये सही है, बिल्कुल सही है। इसकी स्थापना 1936 हुई। इसका पूर्ववर्ती नाम हेली नेशनल पार्क। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 520.82 वर्ग किलोमीटर, जिसमें से 312.86 पौड़ी में है, 208.14 वर्ग किलोमीटर नैनीताल में। तो यहाँ पर ये गलत है। 1, 2, 3 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र कहाँ स्थापित किया, 2023 में पूछा गया क्वेश्चन। जब मैं पढ़ा रही थी मैंने कहा ध्यान रखना, जिम कॉर्बेट। गोविंद वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है,
उत्तरकाशी। निम्न में से किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया? 1982 में। अगला है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष डैश में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? 1988। पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है, करिएगा। एकांकी प्राणी बंधनावस्था में दिखना मुश्किल है, यह IUCN की रेड सूची में शामिल है। इन्होंने बोला नहीं है, लेकिन वो शामिल है, तो ये गलत है। उत्तराखंड में प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में, बिल्कुल है। पहला और दूसरा सही है, और थर्ड गलत है, क्योंकि वो रेड डाटा सूची में ऑलरेडी शामिल है, क्योंकि वो खतरे में चल रहा है। ऑप्शन 1 और 3 बोला ना, 1 और 3 सही है। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? बी, 88 का बी। नेक्स्ट आता है आप लोगों का 89। क्या है? 89। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? अगर हम बात करते हैं, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी में आ जाएगा, थर्ड। और अस्कोट कहाँ पर है? पिथौरागढ़। बिनसर कहाँ पर है? अल्मोड़ा। और सोना नदी कहाँ पर है? पौड़ी। तो 3, 4, 1, 2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 1929 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष विडम, पी विडम। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, झिलमिल ताल संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है 2005 में, और कहाँ पर है? ये हरिद्वार, इसीलिए ऑप्शन बी होगा। नैना देवी हिमालय पक्षी संरक्षण रिजर्व है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत है? तो ये 2024 PCS में पूछा गया क्वेश्चन है, और इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर परसेंटेज। कुछ क्षेत्रफल का सर्वाधिक परसेंटेज में पूछा है, तो परसेंटेज में क्या है? हमारा चंपावत है। अगला एंड द लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गोविंद वन्यजीव विहार 1955 सबसे पहला, फूलों की घाटी 1982, ये 1972 है। केदारनाथ वन्यजीव विहार 1972, अस्कोट 1986। तो ये थे भैया आप लोगों के इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैंने करा दिए, थ्योरी आपको करा दी है। बाकी आप लोग कहीं पर भी कोई डाउट, कोई शंका आप लोगों को रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर के साथ आपका जो भी डाउट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अब फाइनली आपके 2 चैप्टर रिमेनिंग हैं, ठीक है। एक आपका उत्तराखंड का इतिहास से वाला क्वेश्चन चैप्टर जो है वो, और दूसरा पहला जो फर्स्ट चैप्टर संक्षिप्त में पूरा उत्तराखंड 1 लाइनर जो है वो आपका बचा हुआ है। अब इन दोनों को जल्दी ही ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तक आपने BS नेगी और इस परीक्षा वाणी के पहले के चैप्टर नहीं देखे हैं तो उन्हें देख लीजिए, क्योंकि अपडेटेड हैं और नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि। और हाँ, किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट रख सकते हैं, उसे क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। अगर बाय चांस, बाय मिस्टेक मेरे से कोई एरर होती है तो मैं वहाँ पर उसे एक्सेप्ट करती हूँ और कमेंट सेक्शन में उसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। चलिए, थैंक यू सो मच।